नमस्कार, हम रखे ख्याल आपका में स्वागत है आप सभी दर्शकों का और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार सहित आपको बताते चले यहाँ पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। साथ ही आपको बताते चले लॉकडाउन भी लगाया गया है। लगातार देश में कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। लोगों को इस दौरान जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। साथ ही आपको बताते चले कि वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया है कि तीसरी लहर आने वाली है जिससे बच्चों को भी खतरा हो सकता है। तो लगातार कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वही मौतों की संख्या, मृतकों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ेंगे और उनसे हम कई सवाल जानेंगे। कोरोना के लक्षण क्या होते हैं और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस समय कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसको लेकर क्या कुछ सावधानी उसको बरतनी चाहिए और क्या कुछ उस दौरान खाना चाहिए। साथ ही अभी एक नया फंगस निकलकर सामने आया है जो ब्लैक फंगस जिसे बोलते हैं, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही कई सवाल होंगे जिसको लेकर बखूबी हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़ेंगे वो उसका जवाब देंगे। और ये भी सामने निकल कर आया है जानवरों में भी कोरोना फैल रहा है, ये भी बताया जा रहा है। और तीसरी लहर से बचने के लिए क्या कुछ करें, किस तरीके से हमें रहना होगा घर में और किस तरीके से अपना ध्यान रखना होगा, साथ ही अपने परिवार का किस तरीके से ख्याल रखना होगा। और भी कई बातों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस समय हम दवाइयों को खाएं, कितनी मात्रा में दवाइयों को खाएं, विटामिन सी किन चीज़ों में मिलता है, कौन से वो फल हैं जिनसे विटामिन सी मिलता है, और जिंक की जो कमी होती है लोगों में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही कई चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत करेंगे। ग्लोए किस तह तक आप लोगों के लिए यानी कि अच्छा होता है, इन सब बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे। किन परिस्थितियों में कौन सी दवा लेनी है। और इसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विक्रम वेदी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज़ पर। थैंक यू जी। विक्रम जी, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर लोग भयभीत हैं और अब ये माना जा रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। इसको लेकर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखो, कहा गया है कि जो वैज्ञानिक और साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अगली वेव में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो सकती है। अगर हम पहली वेव देखें तो पहली वेव के दौरान ज्यादा 65 से अबव ईयर के जो लोग थे उनमें ज्यादा इफेक्ट और मोर्टेलिटी देखी गई। अब हम देख रहे हैं कि मिड एज के लोगों में भी ये वायरस बहुत घातक साबित हो रहा है। अब प्रिडिक्शन है कि थर्ड वेव में छोटे बच्चे भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। अब इसका ये वायरस ना म्यूटेट होता है, ये प्रिडिक्शन है, तो इससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी अगर वैज्ञानिक तो ये 100% ही होएगा। चांसेस हैं। अब चांसेस क्यों हैं? क्योंकि अगर हम देखें हमारी अडल्ट पॉपुलेशन अब बहुत जल्दी वैक्सीनेट हो रही है जी। और देखा गया है कि वैक्सीनेशन बहुत ही सक्सेसफुल साबित हो रही है हमें हॉस्पिटलाइजेशन कम करने के लिए। मतलब कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में बहुत कम देखी गई है। और अगर हम बात करें, अगर हम माने कि हमारी जो थर्ड वेव है वो अगले 4-5 महीने में आएगी तो तब तक काफी हद तक अडल्ट पॉपुलेशन काफी वर्ल्ड की वैक्सीनेट हो चुकी होगी। और बच कौन सा चुका जाएगा? हमारे यंग अडल्ट्स और बच्चों का। तो इस करके देखा जा रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन अभी छोटे बच्चों में शुरू नहीं हुई है, इस करके डर रहे हैं लोग कि ये वायरस अगर म्यूटेट करता है और तो बच्चों में काफी घातक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये माना जा रहा है कि कोरोना के बाद यहाँ पर कुछ लोगों का हार्ट अटैक से मौत हो रही है, क्या वजह है? बिल्कुल। ऐसा होता है कोविड करके ना हमारा ब्लड में क्लॉट्स आने शुरू हो जाते हैं।
ये जो क्लॉट है ये आगे जाके कहीं पे फंस जाते हैं और फिर हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी चीजें आने शुरू होती है, एम्बोलिज्म भी होनी शुरू हो रही है। तो ये क्या कर रहा है, कोविड का जो हमारा वायरस है ये एक तो फेफड़ों में फाइब्रोसिस करता है। फाइब्रोसिस का मतलब लंग्स को खाना शुरू कर देता है, जिसके कारण से कई व्यक्ति को वो ठीक तो हो जाते हैं बट खांसी लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि लंग्स में कुछ परसेंटेज ऑफ डैमेज रह जाता है। ये भी हो रहा है और लोगों को क्लॉट्स भी हो रहे हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक भी हो रहा है। इस करके उनको ब्लड थिनर्स पे रखा जा रहा है, स्पेशली जो बच्चे जैसे लोग हाइपरटेंशन जिनको है, एस्थमा है, इन लोगों को डॉक्टर की सलाह से ब्लड थिनर्स भी दिए जाते हैं ताकि हार्ट अटैक्स की जो संख्या है वो ज्यादा ना हो। विक्रम जी, क्या लगता है कोरोना आंखों पर भी प्रभाव डाल रहा है अपना? देखो, आंखों पर प्रभाव ज्यादा नहीं डाल रहा, बट अब जैसे आपने स्टार्ट किया ब्लैक फंगस की, ब्लैक फंगस एक ऐसी चीज है जो अब काफी ज्यादा तरह से फैल रही है। ब्लैक फंगस जो है वो आंखों को, ब्रेन को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नाक को, मुंह को और फेफड़ों को बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। और ब्लैक फंगस का इलाज भी इतना इजी नहीं है। इसकी मोर्टेलिटी मतलब के डेथ रेट बहुत ज्यादा है और इलाज बहुत लंबा होता है। तो कोविड एज सच आंखों को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, बट ब्लैक फंगस बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। सर, कोरोना के नए रूप आ गए हैं जिसकी वजह से RT-PCR जो जांच हम कराते हैं उसमें नेगेटिव ही आ रहा, पॉजिटिव कम रेट आ रहा, लेकिन इसके बाद भी लोग बीमार हैं। जब वो RT-PCR कराने जाते हैं तो चीज़ कुछ अलग निकल कर आ रही है। तो ये क्या माना जाए, RT-PCR कितना सही है कराना? सबसे पहली बात है, हमें दर्शकों को बताना चाहिए कि अभी तक का सबसे सेंसिटिव जो टेस्ट है वो है RT-PCR। इसमें कभी तक मेडिकल वर्ल्ड की दो राय नहीं है। अब जो आप बात कर रहे हो कि बहुत लोगों को सिम्टम हैं, हाँ, पर नेगेटिव आ रहे हैं। अब हर टेस्ट की ना एक कैपेबिलिटी होती है जिसको हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव एक वर्ड यूज किया जाता है साइंटिफिक वर्ल्ड में, कि हमने अगर 100 लोगों के टेस्ट कराए तो अगर 100 के 100 को कोविड था तो 10 नेगेटिव आते हैं कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी। इन 10 जो पॉजिटिव होने के बावजूद भी PCR नेगेटिव आ रहा है, इनको हम फॉल्स नेगेटिव टेस्ट कहते हैं। और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि हाँ जी, माना गया है कि PCR में भी फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ सकते हैं। ये पहले भी आ रहे थे। अब क्या हुआ है, नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इतने बढ़ गए हैं कि फॉल्स नेगेटिव का रेट बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये नहीं है कि म्यूटेशन हो रही है तो PCR उसको पकड़ नहीं पा रहा। अभी तक PCR टेस्ट ही सबसे ज्यादा कामयाब है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है उसको पकड़ने के लिए। पर अगर हमारा नेगेटिव आता है और आपको सिम्टम्स हैं तो आप इस समय में, पैंडेमिक के टाइम पे, आप अपने आप को पॉजिटिव मान के ही चलिए, आइसोलेशन जरूर रखिए। सर, जो लोग घर में आइसोलेट हैं इस समय और अगर शुगर के पेशेंट हैं तो उनको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि शुगर के पेशेंट को बहुत सी चीज़ें मनाही होती हैं खाने पीने के लिए, और इस दौरान अगर वो पॉजिटिव भी पाया जाता है तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए इस दौरान? बिल्कुल, देखो मैं थोड़ी सी पॉजिटिव बातें करूंगा इसके दौरान। शुगर के पेशेंट्स को मेरी एक ही राय है, शुगर और ओबेसिटी, ये दो चीजें हैं। मैं इनको बोलूंगा कि अभी लॉकडाउन का टाइम है, हम बाहर वैसे ही नहीं जा रहे हैं। ये एक टाइम है जब घर बैठे आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप ठीक खाना खाइए, ठीक एक्सरसाइज करिए, ज्यादा टीवी के आगे ना बैठिए, अपनी लाइफस्टाइल में एक्टिविटी बढ़ाइए। शुगर्स को दवाई के जरिए और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए नीचे लेके आइए, अपनी शुगर्स कंट्रोल करिए। बिकॉज सीधी बात है कि अगर हमारी शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी तो कोविड भी नहीं बख्शेगा हमें। क्योंकि हमें पता है कि देखा गया है कि शुगर अनकंट्रोल्ड हो तो उन पेशेंट में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक ही राय है कि आप ध्यान रखिए अपनी हेल्थ की तरफ, ज्यादा एफर्ट करिए अपने हेल्थ की तरफ। आप डाइट अच्छी लीजिए, आप कैलोरीज को काउंट करो, गुड कैलोरीज लो, बैड कैलोरीज मत लो, सिंपल शुगर्स लो, कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो अवॉइड करो।
एंड जो है आप एक्सरसाइज करो मॉडरेशन में, ताकि आपके शुगर अपने आप ठीक हो। सर, ये जानना चाहते हैं कि जिस दौरान लोग घर में आइसोलेट होते हैं, इस दौरान ऑक्सीजन की ज़्यादा किल्लत है, जो हॉस्पिटल्स हैं और बेड्स की भी बहुत किल्लत है, बहुत मुश्किल से मरीजों को मिल रहे हैं। तो इस दौरान जो मरीज घर में आइसोलेट हैं, अगर उनका ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो उनको क्या करना चाहिए जिससे कि वो मैनेज हो सके? सबसे पहले हमें अपनी बेसलाइन ऑक्सीजन पता रहनी चाहिए। बेसलाइन ऑक्सीजन आमतौर पे एक हेल्दी व्यक्ति की 97 से 99 के बीच में होती है। 97 से 99? 97 से 99 मतलब ये नॉर्मल रेंज है जी। जैसे जैसे एज बढ़ती है कई बार ये कम होती रहती है। एक हेल्दी 80 ईयर ओल्ड की सैचुरेशन 96 भी हो सकती है। तो अगर हमें लगता है कि हमें कफ कोल्ड या फीवर आ रहा है और हमारी सैचुरेशन डिप हो रही है, 94 से नीचे आ रही है, तो हम ज्यादा ध्यान रखते हैं। बट अगर 92 से नीचे आती है तो हमने बिल्कुल डॉक्टर से सलाह लेनी है और शायद डॉक्टर आपका बोले कि आप सीटी स्कैन कराइए, ठीक है। और अगर हमारी 92 या 90 से नीचे आती है तो सीटी स्कैन जरूर हुआ होना चाहिए, हमें ऑक्सीजन लेनी चाहिए और ऑक्सीजन लेनी चाहिए बट अंडर अ गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर। हम ये ना सोचें कि हाँ जी हमने अपने आप ऑक्सीजन लगा ली, बिकॉज ऑक्सीजन एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है बीमारी का। ये बीमारी जैसे आपने बताया हार्ट अटैक भी करती है, बाकी चीजें को भी अफेक्ट करती है। तो हम सिर्फ ऑक्सीजन मेजर कर रहे हैं, हमें शुगर भी मेजर करनी है, हमें ब्लड प्रेशर भी मेजर करना है, हमें वायरल लोड भी देखना है किस हिसाब से बढ़ रहा है कम हो रहा है। सो अगर आपकी 92 से नीचे जाती है आपको अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए, हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, सीटी स्कैन कराना चाहिए एंड डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। सर विक्रम जी, एक चीज़ जानना चाह रहा था मैं कि जैसे घरों में यहाँ पर ऑक्सीजन कुछ लोग रख रखे हैं और इस दौरान अगर ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो तुरंत वो ऑक्सीजन दे देते हैं। क्या ऑक्सीजन देना घर में सही है विदाउट डॉक्टर की सलाह के? मैं इस चीज को ज्यादा इनकरेज नहीं करूंगा। सबसे पहली बात है ऐसी नौबत क्यों आई कि हमें घर पे ऑक्सीजन रखना पड़ रहा है, ये थोड़ा ना डर के कारण हो रहा है। हाँ, कुछ लोगों ने पहले से ही घर में रख रखा है। बिल्कुल। हाँ। तो हम इससे बहुत लोग ना इससे ऑक्सीजन की वेस्टेज भी होगी। जी बिल्कुल। क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है कि उसको बहुत गोल्ड की तरह हो गया है, उसको बहुत ही जुडिशली हमें यूज करना चाहिए। तो अगर किसी को थोड़ा सा चल के भी सांस चढ़ता है तो वो ऑक्सीजन का मत प्रयोग करिए। आप अपनी सैचुरेशन चेक करो, अगर 92 से नीचे है सीटी स्कैन कराइए और यूज करिए, अनयूज करके देखिए कि आपका कितनी वैल्यू बढ़ रही है और तुरंत ही आप डॉक्टर से बात करिए। अपने आप ये मत करिए कि हम दिन में 2 घंटे ऑक्सीजन ले लेंगे, तो उससे कोई प्रिवेंटिव इलाज नहीं होने वाला। इनफैक्ट क्या पता यही ऑक्सीजन जो हमने वेस्ट कर दी अपने ऊपर किसी नीडी बंदे को देते तो शायद उसकी आज जिंदगी बच जाती। विक्रम जी, अब मौसम चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो इस दौरान सर्दी खांसी और इस तरीके के मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं और फीवर भी आ जाता है। तो क्या माना जाए ये कोरोना के लक्षण है या फिर वायरल हो सकता है? बिल्कुल, देखो कोरोना भी वायरस ही है। तो वायरस एंड कोरोना जो हम आम फ्लू जो हम कहते हैं सीजनल फ्लू, अगर हम बात करें सीजनल फ्लू के सिम्टम्स यही होते हैं कफ कोल्ड फीवर। अब बात करते हैं जो आपने कहा कि वेदर चेंज होता है। अब वेदर चेंज में ना एलर्जीज बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है और जो एस्थमेटिक लोग हैं इनको भी एलर्जीज अब ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट सिम्टम्स सेम रहते हैं बट एक फर्क क्या रहता है सबसे इम्पोर्टेंट, एलर्जीज में फीवर नहीं आता कभी और कोविड में फीवर आता है। सो जो एलर्जिक बंदा है ना उसको पता रहता है कि मेरे को अभी एक्सपोजर हुआ है, क्योंकि आमतौर पे डस्ट होता है एक ट्रिगर या कोई और खाने की चीज होती है ट्रिगर। तो जो एक क्रॉनिक एलर्जिक है उसको पता रहता है कि हाँ मेरा एक एक्सपोजर था तो अब मेरे को एक कफ कोल्ड हो रहा है और उनको ये पैटर्न पता होता है क्योंकि उनको हर साल में 2-3 बार ये चीज होती है, तो उसमें फीवर नहीं आता। दूसरी चीज है उसमें इतनी थकावट नहीं रहती और सेंस ऑफ स्मेल नहीं जाती एज कंपेयर टू कोविड। सो ये छोटे से साइंस हैं जो डिफरेंट है, वरना कफ कोल्ड तो उनमें रहती है और उनमें नाक ज्यादा बहता है, कोविड में नाक ज्यादा नहीं बहता।
सर ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोगों को जैसे फीवर आ जाता है और प्लेटलेट्स जो हैं वो डाउन होती जाती हैं, गिर जाती हैं, तो इस दौरान उनको क्या कुछ खाना चाहिए जिससे कि वो बरकरार हो जाएं, अपनी उसी जो होती हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति में जो प्लेटलेट्स पाई जाती हैं उतनी पे पहुंच जाए वो, तो उनको क्या खाना चाहिए इस दौरान, किस चीज़ का सेवन ज़्यादा करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम डेंगू सीजन, बारिशों में जब डेंगू फैलता है तो हम प्लेटलेट के इलाज पे शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं अगर प्लेटलेट टूटता है तो लोग बकरी का दूध, पपीते के पत्ते, हाँ, ठीक है, कीवी खाने लग जाते हैं, जिनसे कीवी का रेट बढ़ जाता है। तो एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, बकरी का दूध का कोई रोल नहीं है, पपीते के पत्ते का कोई रोल नहीं है, कीवी का कोई रोल नहीं है। ऐसा कोई ड्रग या फ्रूट नहीं है जिसके लेने से आपके प्लेटलेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। प्लेटलेट एक ऐसी चीज है जो अपने आप आगे जाके बढ़ते हैं जब आपकी रिकवरी शुरू होगी। सो सिंपल सी बात है, रेनबो कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये रूल समझिए, रेनबो कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने लेने हैं। बेसिकली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेने, और विटामिन सी बहुत लेना है। विटामिन सी हमारे सिट्रस फ्रूट्स में होता है। सिट्रस फ्रूट्स मतलब नींबू और संतरा, इनमें हमने विटामिन सी का उपयोग ज्यादा करना है एंड फ्रेश लेना है। ये नहीं कि हम जो टेट्रा पैक्स आते हैं, प्लीज उनका यूज ना करिए, अपने घर पे फ्रेश बना के दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा यूज करिए, जैसे कि आंवला, तुलसी का पानी, नीम का पानी, इनमें बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे लिए हेल्प करती है। तो ये चीजें अच्छी रखिए। अपनी नींद बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। स्लीप, अगर हमारी बॉडी अच्छी रेस्टेड है, एटलीस्ट 10 से 12 घंटे की नींद जरूरी है, तो हमारी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म बहुत ही एडवांस हो जाता है। इन चीजों का हमने थोड़ा विक्रम जी, कई हमारे मित्र इस समय कोविड पॉजिटिव हैं और आइसोलेट हैं घर में, तो इस दौरान मैंने बात की तो उनका एक शिकायत थी कि भूख नहीं लगती है इस दौरान उनको। तो भूख लगने के लिए वो क्या करें? खाने का मन नहीं होता है, उबकाई आ जाती है, वोमिटिंग हो जाती है। बिल्कुल, हम किसी भी बीमारी को देखें, किसी भी बीमारी में किसी भी व्यक्ति को भूख लगनी कम हो जाती है। कोविड में और ज्यादा क्यों हो रहा है? बिकॉज सबसे पहले तो भूख के साथ साथ हमारी सेंस ऑफ स्मेल वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। तो आप इमेजिन करिए, आप नाक बंद करके खा रहे हैं, हमें टेस्ट आना बंद हो जाएगा खाने का। सो ये भी कारण है जो एक एडेड फैक्टर है कि लोगों को भूख नहीं लग रही है, बिकॉज उनका नाक की शक्ति भी जारी है। इस दौरान उनको बताना बहुत जरूरी है कि खाने को आप भूख से ना रिलेशन में रखें, इसको दवाई समझ के खाइए। बिकॉज ये ऐसी चीज है कि अगर हमारी बॉडी में सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसको कोरोना फाइट करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इस करके हमें अपनी डाइट बिल्कुल सही रखनी है, चाहे उनको भूख ना लगे, उनको प्रेशर होके इसको मेडिसिन समझ के अपनी डाइट ठीक लेनी चाहिए। विक्रम जी, वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से हो रहा है और इस दौरान कुछ लोगों ने एक डोज ले ली है और इसके बाद वहां पर वो पॉजिटिव हो गए हैं, कई लोग पॉजिटिव पाए गए एक डोज लेने के बाद, लेकिन उनके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अब मैं दूसरी डोज लूं या ना लूं, अगर लेता हूं कोई रिएक्शन ना हो जाए, तो क्या उनको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इस दौरान? 100% उनको दूसरी डोज लेनी चाहिए, बट अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन काफी टाइम पे चेंज होती रहती है। पहले था कि 2 हफ्ते, बट अब जो कह रहे हैं 5 to 6 वीक्स का गैप रखना जरूरी है आफ्टर योर कोविड टेस्ट। सो अगर हमें कोविड हो जाता है तो हम 5 to 6 वीक्स के बाद अपनी सेकेंड डोज जो है वो ले सकते हैं। अभी तक तो यही रिसर्च कह रही है, बट आई एम श्योर कि हमें हर कुछ टाइम के बाद नई नई चीजें इस वैक्सीन के बारे में और कोविड के बारे में सीखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज अभी साथ साथ चल रही है। तो शायद आने वाले टाइम में हमें इस बात में और क्लैरिटी हो, बट अभी का जो चांस है वो ये है कि 100% वैक्सीनेशन उनको लेनी है और थोड़े टाइम के बाद लेनी है। सर, तीसरी लहर जो आने वाली है, इससे बच्चों को कैसे बचाना है, किस तरीके से उनको सुरक्षित रखना है, क्या कुछ उनके माता पिता को करना चाहिए, इसके बारे में बताइए थोड़ा आप। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अब फेज 2 ट्रायल शुरू हो गया है 2 ईयर्स से 18 ईयर्स के बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है और मैं आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी बच्चों की भी वैक्सीनेशन जो है बाहर आए,
ताकि जो वल्नरेबल ग्रुप ऑफ सोसाइटी का है वो इससे बच सके। बच्चों के लिए क्या करना जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है उनका वाटर इनटेक, फ्लूइड्स। बच्चों को फ्लूइड हमें मिनिमम 2 to 3 लीटर देने हैं। अगर मैं कहूँ कोई 10 से 12 साल का कोई अगर बच्चा है, उनसे कम है तो आप 1000 to 1500 ml चलाइए अगर वो 3 साल से कम के हैं। फ्लूइड बहुत जरूरी है। अच्छे फ्रूट्स, अच्छी वेजिटेबल्स, अपने पीडियाट्रिशियन से पूछिए कि उनका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, क्योंकि बच्चों में डिफिकल्टी आती है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देने में। हो सकता है इनको सुपर एडेड या ऊपर से न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट देना पड़े, जैसे जिंक की सिरप आती है, विटामिन सी आता है, विटामिन डी आता है, मल्टीविटामिन आता है। तो बच्चों को इन चीजों से पहले ही सप्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज कई बार खाने में उतना पोषण नहीं होता या बच्चे जिद के कारण वो लेते नहीं है। तो हमें ऊपर से तो जरूर देना चाहिए। सर, इस दौरान जो लोग पॉजिटिव हैं और जैसे कि उनके वो पॉजिटिव हैं और उनके घर में जो लोग उनका देखभाल कर रहे हैं, उनको उनसे कैसे दूरियां बना के रखनी चाहिए या फिर किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए? बिल्कुल सही। तो हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं, स्पेशली जिनके घर में एक छोटा बच्चा है। क्या होता है कि मदर या फादर को सिम्टम आने शुरू होते हैं, वो टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव आते हैं, तो वो अपने बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज देते हैं। मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि प्लीज ऐसा मत करिए। जब वो आपके कांटेक्ट में थे, बच्चों को भी कांटेक्ट में आ गए, उनको आप किसी के पास ना भेजिए, स्पेशली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, बिकॉज बेबी विल एक्ट एज अ कैरियर और वो बीमारी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देंगे। और उनसे उनकी एज ज्यादा है तो खतरा उनकी लाइफ को ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी है। और जब हम अगर कोविड हो गया तो हम इस चीज को कैसे संभाले? सबसे जरूरी है हमारा मानसिक संतुलन। ये हमें एक काम माइंड से सोचना होता है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 95% ऑफ द पॉपुलेशन को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर हम बच्चों की बात करें तो 99% बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती कोविड में। तो ये बहुत बड़ा रेशो है। 95 और 99% आई वुड से इज अ वेरी वेरी गुड रेशो। तो हम पैनिक ना हो जाएं, सिलेंडर ना खरीदने लग जाएं, हॉस्पिटल के बेड ना छानने लग जाएं, बिकॉज 99% चांस है और 95% चांस है कि हमें इन चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम चीजें, स्लीप अच्छी रखिए, खाना अच्छे रखिए, रेनबो कलर के फ्रूट्स लीजिए, अपने आप की मॉनिटरिंग करिए, सैचुरेशन देखिए, बीपी देखिए, यही चीजों का हमने ध्यान रखना है। सर, इस दौरान हमें परहेज किन चीजों से करना होगा? परहेज हमें करना है सबसे पहले तो अफवाहों से। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ खाने से कोई चीज नहीं मारेगी, बट अफवाहें हमें बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका कनेक्ट टू द डॉक्टर, जो आपका लोकल डॉक्टर है, उनसे बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमें क्या बचाएगा? अच्छी स्लीप, अच्छा फूड और टाइमली मेडिकेशन और टाइमली मॉनिटरिंग। लेट ना होइए। कई लोग ये भी डरते हैं कि नहीं जी चलो मेरी सैचुरेशन 88 तक जाएगी तभी हम जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल्स में ये भी देखा जा रहा है कि जब डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब पहुंचते हैं तो बचाना मुश्किल होता है। तो तभी कहते हैं अफवाहों से हमने नहीं जाना, डॉक्टर से सलाह लीजिए, आसपास रैंडम नॉन मेडिकल प्रोफेशनल से आप राय मत लीजिए। सर, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन भी लगा है, उत्तर प्रदेश हो चाहे फिर दिल्ली हो। क्या वजह मानी जाए जो इस तरीके से जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा होता जा रहा है और मौतों का जो ग्राफ है, मरने वालों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है? देखो, सबसे पहली बात है संपूर्ण लॉकडाउन, जिसको हम कंप्लीट लॉकडाउन कहते हैं, ये तो पूरी अच्छी तरह लागू नहीं हुआ है, या लागू हुआ है तो अभी उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब इसका रीजन क्या है? सबसे पहले मैं बताता हूँ, एक चीज होती है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि मानो मुझे कोविड है, मैं आज किसी व्यक्ति से मिला, तो उसको ऐसा नहीं कि आज ही साइन सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। उसको साइन सिम्टम 2 हफ्ते तक आ सकते हैं। तो अगर मैं लॉकडाउन आज लगाया है, इसका मेरे को नतीजा 3 हफ्ते बाद ही नजर आएगा। तो अभी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लॉकडाउन लगाए तो हमें एकदम से केसेस में कमी मिलेगी। ठीक है। अभी तो ट्रांसमिशन रुकेगा,
3 हफ्ते ठीक। बाद आप जरूर देखेंगे कि केसेस कम होने शुरू होंगे। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता रहे थे हम कि किस तरीके से हमें कोरोना से लड़ना है, क्या कुछ खाना है, क्या कुछ चीज़ों का परहेज करना है। फिलहाल के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।